साथ श्रीराम प्रॉपर्टीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ग्रुप सीएफओ गोपाल कृष्ण जे हमारे साथ जुड़ते हुए। गोपाल सर, गुड आफ्टरनून। अच्छा, मैं नतीजों पे आऊं, उसके रिजल्ट्स रिलेटेड बातचीत करूं, पहले वो जरा मैं मूड सेंटिमेंट गॉज करना चाहता था। श्रीराम प्रॉपर्टीज क्योंकि एक लीडिंग रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट डेवलपमेंट कंपनी जो कि साउथ इंडिया को बिलोंग करती है। हम लोग आमतौर पे दिल्ली एनसीआर वगैरह का जो नॉर्थ का अपडेट आ रहा है वो तो बड़ा स्ट्रांग आ रहा है, साउथ का बहुत ज्यादा अपडेट मिल नहीं रहा है। और आप क्योंकि उस पॉकेट में हो कि मिडिल इनकम अफोर्डेबल हाउसिंग में, तो कैसा मूड है, किस तरह का ट्रैक्शन है, डिमांड सिनेरियो बन कैसा रहा है उस पॉकेट में? गुड आफ्टरनून। ओवरऑल मार्केट कंडीशन एकदम स्ट्रांग है, कंज्यूमर डिमांड स्ट्रांग है। पोस्ट कोविड से जो मोमेंटम बिल्ड हुआ वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है और एक क्वार्टर में भी वही ट्रेंड चल रहा था। मिड मार्केट अफोर्डेबल अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 65% ऑफ ओवरऑल डिमांड। सो वो मिड मार्केट सेगमेंट जो है वो एकदम स्ट्रांग चल रहा है। प्राइमरली फर्स्ट टाइम होम बायर, सैलरी क्लास, दैट्स द टारगेट मार्केट है। तो वो मार्केट्स एकदम स्ट्रांग है और इनकम कैपेसिटी गॉन अप, though the cost of funding has gone up, but it is not really prohibitive even now, and therefore and people have really had higher savings during COVID and post COVID, so all of them are translating into a strong demand now. I think this trend will continue for a couple of more years. looking short term also South market. हाँ, yes, गोपाल जी, पोस्ट कोविड डिमांड लग्जरी सेगमेंट के लिए काफी ज्यादा बढ़ी थी। एटलीस्ट वी विटनेस दैट इन दिल्ली एंड बॉम्बे वाले मार्केट्स। ये साउथ इंडिया, बैंगलोर वाले मार्केट्स में सिचुएशन क्या है? क्या वो लग्जरी वाली डिमांड है या फिर मिड इनकम ग्रुप जहां पर आपकी काफी महारत है वहां पर भी एक अच्छा पिकअप देखने को मिला है? तो पूरा रेजिडेंशियल देखेंगे, मिड मार्केट अफोर्डेबल नॉर्मली क्वाइट स्टेबल होता है, बिकॉज it's not linked to, it's not an investment demand, it's a self-use demand. Therefore, mid-market mein normally demand is very, very stable, barring some big macro changes like a sectoral weak turn, employment losses, all that will have a negative impact, but otherwise the market is very stable. Luxury usually goes through the volatility, and you saw huge inventory pile up in luxury pre-COVID. Now the post-COVID, all that went away. Whereas mid-market has normally not had a big inventory. For example, श्रीराम प्रॉपर्टी ने लास्ट 20 साल में 14-15 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ रेजिडेंशियल डिलीवर किया, 13,000-14,000 होम्स डिलीवर किए। हमारा एक्चुअल इन्वेंट्री एंड कंप्लीटेड प्रोजेक्ट इज 0। एक्चुअली 7 यूनिट्स है हमारे हाथ में। तो मतलब 13,000 यूनिट डिलीवर किया, उसमें सिर्फ 7-8 यूनिट हाथ में है। That clearly tells you that the mid market is always a fast moving product and it actually have the inventory problem is very low. Inventory usually tends to be a problem in the top end of the market, and that goes through the economic cycle, capital market cycle. जब market अच्छे से चलता है, luxury का demand extra होता है, so those things really come and play. But mid market is usually very stable because it's linked to direct users and therefore linked to employment opportunity, economic growth, income capacity, and the cost of borrowing. ये इंटरेस्टिंग है। केवल 7-8 यूनिट्स ही हाथ में सब बिक गया। तो आप तो बनाते रहा करिए लपक के इस तरह का धंधा। तो जितना अच्छा मैं आता हूं, what I said was a completed unit. जो प्रोजेक्ट खत्म हो चुके हैं उसमें से 7-8 यूनिट्स बने रखे हुए हैं, बाकी सब बिक गए। हमारे पास सब 14-15 प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें 78% बेच चुके हैं, बाकी 25%, 23%, 22% हैज टू बी सोल्ड। तो 4-5 मिलियन स्क्वायर फीट का इन्वेंट्री है हमारा पाइपलाइन में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में। बाकी ग्रोथ हैज टू कम फ्रॉम न्यू लॉन्चेस फॉर अस। अच्छा, न्यू लॉन्चेस किस तरह का पाइपलाइन है उस पे आता हूं। गोपाल सर, पहले वो पुराना लिंक कंप्लीट कर दूं। आपने कहा था जो मिड मार्केट रिलेटिवली स्टेबल है, रहता है हिस्टोरिकली, पर यही वो मिड मार्केट अफोर्डेबल सेगमेंट है जब वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आते हैं, जब वो हायर इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, यहां पे ठंडा पड़ता है। वो मामला ठंडा पड़ नहीं रहा है इस बार। नहीं, अभी now what you're saying is true. The market tends to go because it's a self-use market, salaried class, therefore they need to rely on borrowing. Therefore, rise in interest rate, loss of employment opportunity, economic slowdown, and therefore salary slowdown or income growth is not happening. It has to have an impact on mid market more prominently than a luxury segment. Now what is happening is
you have 5-6 years of almost flat pricing. People have had increments, right? 7-8% in India as well. HDFC website shows all this data. 7-8% increment. So 40-50% का income capacity has gone up in 5 years. Property prices have remained stable. COVID के time पे savings ज़्यादा हुआ है. Combination of all these people have more purchasing power now, and that is what is translating into more stronger demand growth post COVID. अच्छा, अब नंबर्स पे आता हूं गोपाल सर। Q2 में वो आंकड़े स्क्रीन पर आ जाएंगे। वॉल्यूम सेल जो थी 48% क्यू ऑन क्यू जंप, उसके सामने सेल्स वॉल्यूम का सेल्स वैल्यू 32%, 48% वॉल्यूम सेल्स और 32% सेल्स वैल्यू का इजाफा। यानी कि लास्ट क्वार्टर ट्रैक्शन स्ट्रांग था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लास्ट क्वार्टर गोपाल से इसके अंदर रियलाइजेशंस क्या ठंडे पड़े हल्के बहुत क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज एवरेज रियलाइजेशन, राइट? सेल वैल्यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। हाँ, वो जो प्रोजेक्ट सेल्स मिक्स में जैसा वाला प्रोजेक्ट्स था, लाइक प्लॉटेड डेवलपमेंट ज्यादा होगा तो प्लॉटेड डेवलपमेंट का रियलाइजेशन कम होता है, 1800 2400 अच्छा, प्लॉट्स बेचते तो आप हैं। कह रहे हो प्रोडक्ट मिक्स का इंपैक्ट था। प्रोडक्ट मिक्स का इश्यू है। एवरेज प्राइस रियलाइजेशन देखेंगे, प्राइस हैज बीन मूविंग अप कंसिस्टेंटली। आपने देखा होगा 14% इंक्रीज इन एवरेज रियलाइजेशन फॉर द बास्केट एज वेल, कंपैरेबल बेसिस में। उसमें कॉम्बिनेशन द मार्केट इटसेल्फ हैज गॉन अप 4-5-6%, plus our product mix. Some of the project new launches would have had higher pricing, and therefore combination has led to 14% increase in Q2 or H1 March level से अभी जो बेच रहे हैं 14% का growth हुआ है। Second half में we should see another 3-4% increase. So pricing trend stronger. It is the product mix which will make the difference in terms of how much of your revenue growth is happening. It's a sales mix. घर बेच रहे हैं, ज्यादा महंगे दाम पे बेच रहे हैं। हम मुंबई वाले सोचते थे मुंबई से निकल के जाएंगे तो कहीं घर खरीद लेंगे। ये मतलब देश भर में खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा गोपाल सर, अच्छा कविता जी, आप जरा सारे श्रीराम प्रॉपर्टी से लेकर बाकी सारे रियल एस्टेट कंपनी से चार्ट टटोल के रखिएगा। कोई पिक क्लियर कट कोई सलाह हो किसी में तो मुश्किल आऊंगा आपके पास। अब गोपाल सर, जब आईपीओ आया था तब हमारी चर्चा हुई थी, मेरी चर्चा हुई थी आपसे नो योर कंपनी में। उस समय कुछ कंसर्न्स थे। उस समय श्रीराम प्रॉपर्टीज की हाई कॉस्ट डेट थी 13-14% के आसपास की। उस समय रेटिंग थोड़ी सी सब पार थी कंपनी की। कंटिंजेंट लायबिलिटीज तगड़ी थी 900-950 करोड़ रुपए के आसपास की। तब से लेकर 2 साल डाउन द लाइन कितना हालात इन फ्रंट्स पे सुधरे हैं सर? So that's a very good question. Thank you for asking. हमारा एक्चुअली कॉस्ट ऑफ डेट था 14.1% प्री आईपीओ। आज है हम 11.4% में नीचे लेके आए हैं। Refinancing of our projects or our existing project debt with banks as well as reducing gross debt, दोनों कॉम्बिनेशन। वो टाइम पे हमारे पास ग्रॉस डेट था कुछ 800 करोड़ था। अभी हमारा ग्रॉस डेट है 532 करोड़, नेट डेट है कुछ 352 करोड़ है। सो हमारा ग्रॉस डेट नेट डेट दोनों नीचे आ गया। Cost of debt has come down from 13.9, 14.1 levels to about 11.4, 11.5% now. And the share of banks in the overall loan portfolio has gone up to about 40%. So combination of all this, we have been able to deliver a lower interest outflow, lower cost of debt and lower debt itself. Operational cash flow is strong हो रहा है. It's improved substantially in the last 2 years. And we see another next year we see much stronger with projects जब close होते हैं cash flow ज़्यादा होता है। तो हमारा 5-6 projects close होने वाला है in the next 12 months. Therefore we think FY26 में हमारा net debt, gross debt will be there. Net debt can become zero negative. So we are working towards a zero net debt company in FY26, 25 and 25, 26. So that's the way path we are on. And I think we are on the right path. We are confident of reaching there. अच्छा, आपने ये चीज कही गोपाल जी कि आप कुछ अगले तिमाहियों में कुछ प्रोजेक्ट्स क्लोज करेंगे, कंप्लीट करेंगे। नए लॉन्चेस किन मार्केट्स में ज्यादा आने वाले हैं? किस तरह का इन्वेस्टमेंट है? क्या पाइपलाइन है आपकी? So we have a very strong pipeline. Our pipeline is the new project in the pipeline itself is about 24-25 million square feet. For current year alone, हमारा Q3 we are going to launch 3 projects, one in Chennai and 2 in Bangalore.
And those launches will happen towards the end of November, early December. And as you know, December mid onwards, there's an inauspicious period in Tamil Nadu as well as in Bangalore or in Karnataka. So between now and March, when the auspicious periods happen, the windows will open. We will have 3 launches in Q3 and another 3 plus launches in Q4. So वो 5-6 projects जो हैं, वो projects हमारे लिए extra volume contribute करेगा हमारा full year volume. As you know, we grew 48% quarter on quarter, but on a year also, H1 versus H1, we have grown 15%. And we are now at 1.9 million square feet. We have guided the market for a 4.8 million square feet of full year volume. We think we are on a right track to deliver the volume. भी ऐसी सोचता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में श्रीराम प्रॉपर्टीज के स्टॉक में गजब का मूव बना है। लाइए जरा 6 महीने का 1 साल का चार्ट जो कन्वीनियो डायरेक्टर साहब दिखाइएगा। साल के हाईज के आसपास 106 107 रुपए पे कामकाज कर रहा है। इसके रिकॉर्ड हाईज ही 110 के आसपास के। ये देखिए क्या मूव बना है श्रीराम प्रॉपर्टीज पे। तो एक्नॉलेज कर रहा है उन सब बातों को जो गोपाल सर आप मेंशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और ब्यूटीफुली सब कुछ समझाने के लिए हमको। तो एक स्ट्रॉन्गर स्टेड में ये कंपनी और साउथ के मार्केट्स की पिक्चर क्लियर। अफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग सेगमेंट में कोई दिक्कत नहीं। जस का तस कोविड बाद से जो मोमेंटम पकड़ा है वो स्ट्रांग है। रियलाइजेशंस इंप्रूव हो रहे हैं।